तो हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नीलम गुप्ता। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। नीलम की कहानी, नीलम की जुबानी पे आप लोग प्लीज़ बने रहिए और माता रानी करे आप लोग हमेशा कुशल मंगल से रहे, यही मेरी आशा है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि नीलम गुप्ता की जब भी कहानी आए तो आप लोग उसका लुत्फ़ पूरी तरीके से उठा सकें। और आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगता है। और एक मेरी बहन है जो हमेशा बहुत प्यारा प्यारा कमेंट करती हैं। दरअसल उनका नाम नहीं याद है, लेकिन सच में बहुत ही अच्छा कमेंट करती हैं और मुझे बहुत ही, मैं उसको पसंद भी करती हूँ और अक्सर कर मैं उनका कमेंट भी देखती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम आप सबका कमेंट नहीं देखते, आप सबका कमेंट देखते हैं, लेकिन आगे वीडियो बढ़ाएं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस सब बातों से अच्छा है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहानी बता सकें। गर्मी बहुत पड़ रही है, लेकिन चेहरा देख रहे हैं कितना गंदा सा धब्बा सा आ रहा है और सब ये गर्मी की सी माहौल है। तो जैसे कि कल मैंने वीडियो में बताया था आपको कि अब मैं श्याम के घर से निकलना चाहती हूँ, कि सोच रही हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मैं बिहड़ के क्या बोलते हैं निकल के कोर्ट में आत्मसमर्पण, क्योंकि मेरा मानना ये था कि मैंने कोई गलती नहीं की है, तो शायद मेरे साथ इतनी नाइंसाफ़ी नहीं करेगा प्रशासन या शासन। क्योंकि मैंने हमेशा यही देखा है कि बचपन में देखते रही थे टीवियों में कि जो पुलिस होती है या जो भी होता है, तो ये बच्चों पे, मासूम बच्चों के साथ ऐसा गलत नहीं करते। और दूसरी चीज़ है, जो गलत होते हैं उनके साथ वो लोग सज़ा मतलब वगैरह ये सब कुछ होता है देते हैं और छानबीन करते हैं कि मतलब ये सही है या गलत है, तभी कुछ दिया जाता है। लेकिन हमको ये सब कुछ नहीं पता था, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से बहुत ही भीगी थी, क्योंकि उस समय मेरी आयु ज़्यादा थी नहीं। और जब मैं भागी थी तब उस समय मैं 15 साल के होकर 16 में लग गई थी। तो भाई मैंने श्याम से कही, श्याम ऐसा है कि अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, नहीं तो कोई ना कोई अभी बता देगा। तो हम लोग ऐसे पकड़े, इसलिए क्योंकि मैंने सब लोग ये कहना ये है कि पुलिस के हाथे चढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पुलिस के हाथे चढ़ जाओगे तो वो लोग इनकाउंटर कर देते हैं सीधे। और अगर कोर्ट में आत्मसमर्पण किया तो शायद हो सकता है कि वहाँ पर जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनके सामने कोई किसी से बदसलूकी नहीं करते हैं। और क्योंकि पहले एक बार मैंने ऐसा देखा था, मतलब जब मैं बीएड में थी, तो एक व्यक्ति निर्भया से रिलेटेड पकड़े गए थे और पुलिस ने उनको पकड़ लिया था। वो शायद उस समय जंगल में मतलब राशन पानी कुछ देने आए थे और उसी दरमियान पुलिस ने उनको पीछे बाहर से धर लिया था और बहुत मारे थे, उनको बहुत मारे थे। तो बहुत मारने के बाद जब वो जंगल में आए दोबारा मिलने के लिए, तो हम मतलब उनसे पूछने लगे थे कि आप मतलब गए थे तो पुलिस आपको पकड़ी तो फिर क्या करी थी। वही सब कहने लगा कि पुलिस किसी की माई बाप नहीं होती है, वो तो सभी को धुनकना शुरू कर देती है, वो अच्छा बुरा नहीं पूछते हैं, पहले मारना शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे जहन में कहीं ना कहीं रखी रही थी। तो हमने कि ऐसा है, श्याम की मम्मी थी, तो मम्मी बहुत रो रही थी, कह रही चलो बेटा, कि हमें यही तसल्ली है कि मेरा बेटा वहाँ से निकल के आ गया और हमें पूरा उम्मीद है कि भगवान ने वहाँ से निकाला, तो आप लोग यहाँ से निकल जाएंगे और जाओ। मेरी दुआ है आप लोग अच्छे से आत्मसमर्पण करिए, ताकि ना अच्छे से आत्मसमर्पण कीजिए। और भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, नॉर्मली हो जाएगा और हम कम से कम अपने बेटे से मिल सकते हैं। ये सब बातें वो लोग कहने लगी। तो मतलब एक इमोशनली जैसे नहीं होता है कि अब हम अपनी माँ से तो मिल नहीं पाए। मेरी माँ को तो आपको मैंने बताया ही है कि मेरी माँ के साथ निर्भया ने कौन सी घटना करवा दी थी, तो हम तो अपनी माँ को देख भी नहीं पाए थे उस समय। निर्भया ने, जब मैं हाजिर नहीं हुई उससे पहले, मेरी माँ को, मेरी मासी को, मेरे भाई को, सबको जेल में ठुसवा दिया था। बहुत ही अत्याचार करवाए थे उन्होंने मेरे परिवार में, मेरी फैमिली में, जो हालांकि जो मेरी गलती भी नहीं थी, उसके बावजूद मेरे पर पूरी फैमिली ने भोगा है उस चीज़ को। ये अच्छा, चलिए। तो अब आप समझ सकते हैं, तो बहुत सी चीज़ें जहन में चल रही थी कि अगर हाजिर नहीं होंगे
तो पता नहीं मेरी माँ को छोड़ा जाएगा कि नहीं छोड़ा जाएगा। मेरी एक छोटी बहन थी, वो बेचारी, उसके साथ तो मतलब इतना बिहेवियर किया गया था प्रशासन की तरफ से। वो जो पुलिस मतलब घर पे जा के छापा मार रही थी, मेरे बेचारे बुजुर्ग पापा थे, उनको बहुत मारे कि बताओ तेरी लड़की कहाँ है। मतलब किसी ने रहम करने की तो नहीं सोची, लेकिन हाँ, टॉर्चर करने में किसी ने कसर नहीं छोड़ा उस समय। मेरी एक छोटी बहन थी, तो मेरी बहन कहने लगी कि मेरी दीदी तो यहाँ आई भी नहीं थी और तुम मेरे पापा को क्यों मार रहे हो, मेरे पापा की क्या गलती है। तो पुलिस मेरी बहन को कहते नहीं है कि पहले, हालांकि बच्चों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन उन पुलिस वालों ने मेरी बहन तक को मारा था। और थोड़ा नहीं इतना मारा और घर से बाहर भगा दिया था कि बोले भागो यहाँ घर से बाहर, कि अगर निर्भय को कल को कोई आ गया यहाँ पर और तुम लोगों के साथ कोई घटना होगी तो इसके जिम्मेदार हम लोग होंगे। ये कहकर मेरी बहन को, मेरे घर, हमारे पिता को घर से बाहर भगा दिया, मेरी माँ को, मासी को, भाई को जेल करा दिया। पूरा घर तितर बितर थी। लेकिन मुझे इस सब चीज़ की कोई जानकारी नहीं थी कि निर्भय ने क्या क्या रणनीति मेरे परिवार के साथ रच रखे थे। उसके बाद जब मतलब हम और श्याम आए, तो जब फिरोजाबाद क्रॉस किए, क्रॉस करने के बाद रात में फिर हम लोग करीबन लगभग तीन बजे इटावा पहुँचे। हम लोग भागने के 5वें 6वें दिन हम लोग इटावा रिटर्न हुए। तो हमने कहा कि हो सकता है, क्योंकि कहते हैं कि एमपी में आत्मसमर्पण करने से मतलब हर चीज़ की सुविधाएं मिलती हैं और वो होता है। लेकिन हमने कहा कि हम भाई यूपी के रहने वाले हैं, तो जब हम यूपी के रहने वाले हैं और यहाँ के वातावरण में मतलब सब कुछ हुआ है मेरा, तो हम एमपी में क्यों आत्मसमर्पण करूँ। हाँ, कुछ बदमाशों ने एमपी में किया है आत्मसमर्पण, उन्होंने बहुत अच्छी ज़िंदगी भी लाइफ जी है, लेकिन हम ये मानते थे कि यूपी में अगर हम आत्मसमर्पण करेंगे तो ये शासन प्रशासन हमारे सहयोग जरूर देगा। इस उम्मीद से हमने ये सब कुछ किया। उसके बाद जब मतलब 3:30 बजे तक मैं इटावा आ गई थी। उस समय कोर्ट जो चलता था एक समय का था, सुबह 7 बजे से 1-1:30 बजे तक कोर्ट चलता था, मतलब हाफ कोर्ट था उस समय। और तो इटावा में एक मेरे भाई जो थे कल्लू, उनका एक मित्र था, मेरे गांव की थी एक धोबी के परिवार के थे। तो इटावा में मतलब वो लोग रहते थे। तो मेरे भाई ने कहा कि 2-3 घंटा के लिए शरण लेना है, तो इनके घर से अच्छा कोई जगह नहीं होगी। तो भाई हम लोग उनको, भाई ने उनको हाँ छोड़ दिया। लेकिन कहते नहीं, मन में दुविधाएं बहुत सी चल रही थी कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग भी मिल जाएं जाके, तो हम लोग कोर्ट ना पहुँचे, इससे पहले हम किसी और के हाथ लग जाएं। मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही थी। तो उसके बाद मतलब हम हाँ बैग रख दिए। जो बैग था, बैग कपड़ों का भरा हुआ बैग वहाँ रख दिया। तो बैग में कुछ पैसे मेरे पड़े हुए थे, वो पैसे रख दिए वहाँ पर। उसके बाद मतलब एक दो ज्वेलरी भी थी शायद उसमें मेरी पड़ी हुई थी, और बाकी ज्वेलरी तो मैं उसमें बड़े वाले बॉक्स में रखे थे। अब हुआ क्या, उसके बाद जब मैंने बैग खोला तो हमने कि श्याम से कहा कि श्याम, जो पिस्टल रखी है उसको ले लेते हैं, क्योंकि कोर्ट में जब हाजिर होना होगा तो ये देना पड़ेगा हमें मजिस्ट्रेट के सामने, ये सरेंडर करना पड़ेगा आपको और हमको। तो जब मैंने बैग खोला तो मैंने देखा तो माय गॉड, मैं समझ में नहीं आई कि मैं करूं क्या। उस समय मेरा तो जैसे पारा ये था ना, वो ख़त्म ही हो गया था। वो दोनों पिस्टल और दोनों मेरे जितने भी कारतूस, जितना जेवर था, तो जिसके यहाँ भिवाड़ी में मैं रुकी थी मेरे भाई के मित्र के घर में, जो लड़का ने मुझसे बदतमीजी की थी, उसका नाम तो याद नहीं है। उसके बाद उसी ने अपने चौल वाले को बुलाया था। उसने क्या किया, मेरा सारा जेवर, मेरे सारे असला निकाल लिए, गायब कर दिए। ओ माय गॉड, मैं देख कर तो एकदम दंग रह गई। मैंने कहा श्याम, ये क्या हुआ कि हमने लोगों ने कहीं तो रखा नहीं है भाई, आपकी फैमिली वाले ये सब कुछ करेंगे नहीं, तो मेरा ये पैसा, मेरे हथियार ये गए कहाँ हैं। तो नहीं सॉरी, जेवर छोड़ के हथियार जो थे वो दोनों निकाल लिए उसने। अब मैंने कहा कि श्याम सॉरी, कि अगर मान लीजिए वो हथियार किसी गलत हाथ में पड़ गए तो पता नहीं वो हथियार से वो क्या क्या कांड कर रखे। तो वो हथियार तो वापस लाना है हम लोगों को।
उसके बाद श्याम बोले कि चलिए कोई बात नहीं है, अभी हम लोग रहते हैं, जब हम लोग चलेंगे कोर्ट के सामने तो हम लोग अपनी बात कहेंगे, तो पुलिस वाले खुद ही ढूंढ के लाएंगे, जो भी हम लोगों के औजार हैं, हथियार हैं, वो लेके आएंगे। तो हम कहे ठीक है। तो मतलब जो जेवर था, तो जेवर मैंने कहा कि अब मुझे ये सब चीज़ें पता नहीं, क्योंकि मैं इतनी जानकारी मुझे थी नहीं कि जेवर उठा के किसी को दे देते। अगर मेरे पास बुद्धि होती ना तो मैं सच में ये कर देती कि जेवर किसी को दे देती कि बाद में ले लेके फिर सोचती हूँ कि होता क्या है ना, आजकल विश्वासघात कर देता है लोग। अगर हम किसी को दे भी देते तब भी मेरी मदद कोई नहीं करता, क्योंकि सब आजकल पैसे के भूखे होते हैं दुनिया में, चाहे रिश्ते नातेदार कोई भी हो। तो आप समझ सकते हैं कि उस स्थिति में मेरा दिमाग काम नहीं दे रहा था। तो मैं बैग पकड़े थी। उसके बाद मैं जितनी भी ज्वेलरी रखी थी झोले में, वो ज्वेलरी मैंने पूरी पहन ली। आप सोच लीजिए, तो ज्वेलरी मैंने पहन ली। फिर मैंने क्या किया, हमने कि अगर श्याम इतनी ज्वेलरी पहन के जाएंगे कोर्ट में तो कोई ना कोई देखेगा तो कहेगा ये इतना जेवर पहन के क्यों घूम रही है, वो भी कोर्ट में। तो फिर मैंने दिमाग आया, फिर मैंने वो जेवर उतारा और फिर एक पुटरिया थी उसमें बांध लिए हम, बांध के कोर्ट की तरफ चल दिए। तो उस समय 7 बजे करने का, तो 7 बजे ना हम लोग क्या बोलते हैं 6:30 बजे कोर्ट के अंदर एंट्री, मतलब कहते हैं जो मेन गेट होता है वहाँ से अंदर जाके, तो जो वकीलों का बस्ता होता है इटावा में, तो उस समय बस्ते जो थे ना, टीन दुनिया की चीज़ें पड़ी थी, तो एक वकील के बस्ते पे जाके हम बैठ गए। वो भी ऐसा घूंघट करके, छोटे से घूंघट करके बैठ गए। तो वहाँ पर मतलब कुछ 2-4 पुलिस वाले थे, तो मतलब कहने लगे कि इतनी सवेरे आप क्यों आ गई हो। तो मैंने कहा कि कुछ नहीं। तो जब पुलिस वालों को देखा तो श्याम मतलब हड़बड़ाने लगा। तो श्याम से हमने कहा तुम उधर ही रहिए, मतलब बाहर रहिए, तुम उधर रहेंगे, हम इधर रहेंगे, और भाई जो है वो बाहर का लोकेशन लेगा कि कौन क्या कर रहा है। उसके बाद 2-3 सिपाही मेरे बगल में आके बैठ गए और मैं घूंघट मारे हूँ। और मारने के बाद जब पूछा गया, मुझसे एक सिपाही पूछ रहा है कि मैडम आप इतनी जल्दी क्यों आई, किससे मिलना है। तो मेरे मुंह से निकल गया कि मैं अपनी सास से मिलने आई हूँ। तो कह रहा है कि सास, आपकी सास ने क्या किया। तो हमने कि दहेज में हमारी सास अंदर चली गई। एक तरफ मुझे हंसी भी आ रही थी बहुत तेज, और प्रीति प्लीज़। तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि इतना मतलब प्रेशर दिमाग पे चल रहा था। उसी समय 2 सिपाही बैठ के अखबार पढ़ रहे थे, जहाँ मेरी और श्याम की बड़ी अच्छी सी फ़ोटो लगी थी, और लिखा था बड़े बड़े अक्षरों में कि निर्भय गुज्जर की पत्नी नीलम गुप्ता अपने बेटे दत्तक पुत्र को लेके फरार। ये सब लिख के, और वो सिपाही जो था मेरे मुंह पर मुझे ही गाली दे रहा था, कह रहा था कि बताइए वो मतलब अब ऐसी गाली दे रहा है, कह रहा है, सिपाही कह रहा है कि मादर जो दोनों की दोनों हैं, ये दोनों ज़मीन खा गया आसमान खा गया, कहाँ चले गए हैं कि अभी तक पकड़ में नहीं आ रहे हैं। और प्रशासन इतना परेशान है कि 2 डिक्लियर बदमाश जो फरार हैं वो अभी तक अंडर में क्यों नहीं आए हैं। तो अब मैं वहीं बैठी बड़े गौर से सुन रही थी ऐसे करके कि मतलब ये लोग मुझे ही कर आ रहे, मेरे मुँह पर मुझे ही गाली दे रहे हैं। तो अभी एक सिपाही करा, पता नहीं धरती खा गया कि आसमान खा गया, क्या हुआ कैसे हुआ समझ में नहीं आ रहा है। तो और आगे बताएंगे वीडियो में, लेकिन अगली वीडियो में। तब तक अपना प्यार इसलिए ऐसे ही बनाए रखिए। अब मैं बताऊंगी कि कोर्ट में एंट्री मैंने कैसे की, जब मैंने एंट्री की तो मजिस्ट्रेट के क्या हालत थे, तो मैं बताऊंगी ज़रूर। लेकिन मेरी वीडियो को प्लीज़ बने रहिए। ये कहानियाँ आपको सच में और वीडियो पे नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम अपनी लाइफ की जीवन की वो हर घड़ी दिखा रहे हैं जो मेरे साथ घटना घटी हैं। और मेरी फैमिली ने भी मेरी वजह से बहुत ही परेशानी उठाई है सच में, और आज उसका खामियाजा आज भी मैं भोग रही हूँ। और तो यही सब है। अपना प्यार इसलिए हमेशा बनाए रखिए, और भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग हमेशा मुझसे जुड़े रहें और हम आपसे जुड़े रहें, और प्यारी प्यारी ऐसी ढेर सारी बातें करते रहें जीवन के बारे में। तो अच्छा लगे कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा,
और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए होता क्या है, हम यही चाहते हैं कि मेरे वीडियो जब भी आपने देखे होंगे, जो भी यूट्यूब पर पड़े होंगे, वो कभी मतलब मुँह ज़बानी मुँह कहानी नहीं होती है और ना ही पूरे जीवन के बारे में बताते। अब जैसे मैंने आत्मसमर्पण के बारे में बताया तो बहुत लोगों ने कह दिया बस पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया, किसी ने कुछ कह दिया, ऑर्गेम किया, किसी ने किसके। लेकिन मैं अपने वीडियो में आपको टोटली बताऊँगी कि मैंने कैसे एंट्री मारी थी और कैसे मैं पुलिस को चकमा दे के कोर्ट में घुसी थी। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, नीलम की कहानी नीलम की जुबानी। और आशा करते हैं कि आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर मेरा वीडियो कैसा लगा है आपको, और अपने दोस्त यार रिश्तेदार जो भी हों उनको ज़रूर बताइएगा कि उन वीडियो को देखने से अच्छा है कि आप लाइव वीडियो देखिए जो हमारी जवानी और मेरी कहानी है। तो तब तक के लिए, अगले वीडियो के लिए बाय।